का सिकंदर था, और उस युवा राजा के मन में आया कि क्यों ना मैं पूरी धरती पे कब्जा कर लूं, पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूं। पर उन लोगों के हिसाब से दुनिया केवल एशिया, यूरोप, अफ्रीका ही थी। तब तक अमेरिका की खोज हुई नहीं थी, वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते नहीं थे। तो उनको लगा दुनिया इतनी तो है, कब्जा कर लेते हैं। तो उसको लगा मैं यूनान से निकलूंगा, यूनान से निकल के मैं जाऊंगा मिस्र। कहां पे जाऊंगा? अफ्रीका आ गया। मिस्र से निकल के मैं जाऊंगा सेंट्रल एशिया, ये अरब वाले देश है, तो एशिया आ गया। यहां से निकल के मैं जाऊंगा आगे इंडिया, इंडिया से मैं आगे आ जाऊंगा रसिया, और रसिया से मैं सीधा सीधा आ जाऊंगा यूनान। वो चाइना के बारे में नहीं जानते थे, उनको ये नहीं पता था इंडिया और रसिया के बीच में एक देश और आएगा, और वो देश कौन सा आएगा? चाइना। तो उनको लगा, और रसिया यूरोप में, यूनान भी कहां पे? यूरोप। तो उसको लगा मैं यूरोप से चलूंगा, यूरोप से अफ्रीका घुसूंगा, अफ्रीका से एशिया, एशिया से वापस रसिया, रसिया से वापस कहां जाऊंगा? तो पूरी दुनिया घूम गया, पूरी दुनिया घूम गया तो मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा, विश्व विजेता हो जाऊंगा। सिकंदर निकला यूनान से, यूनान वाले उसने यूरोप वाले जो छोटे छोटे राज्य थे वो जीते, अफ्रीका की तरफ आया, मिस्र और उसके आसपास के जो राज्य थे वो जीते, सेंट्रल एशिया में आया, जो राज्य थे वो जीते, और यहां पर बड़ा स्मूथली जीत रहा है वो, आराम से। जो सामने आ रहा है वो सरेंडर करेंगे, भाई साहब लड़ना ही नहीं, तू कहेगा वैसे कर लेंगे। अब वो घुसा अपने इंडिया की तरफ, अफगानिस्तान घुसा। किधर घुसा वो? हिंदू कुश की पहाड़ियां क्रॉस की उसने, और जैसे अफगानिस्तान घुसा, अब उसकी लड़ाइयां होने लगी। अब तक वाले लड़ ही नहीं रहे थे उससे, अब उससे लड़ाइयां शुरू हुई। हाँ, जीत रहा है वो अब भी, पर उसको जोर आ रहा है। वो अफगानिस्तान जीता, अफगानिस्तान जीत के उसने पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान जीत के वो इंडिया वाले पंजाब की तरफ घुसा। इंडिया वाले पंजाब में अपने नदी एक व्यास, कौन सी नदी है? और व्यास नदी तक आते उसके सैनिकों ने मना कर दिया, उसके सैनिकों ने कहा आगे नहीं जाएंगे। कारण कि एक तो उसके सैनिकों को यह पता चला कि अपने यहां पहुंचे हैं, और यहां तक तो इंडिया ही है। तो उनका अभी तो भारत शुरू हुआ है, और इससे आगे डबल पड़ा है चाइना, और इससे ट्रिपल पड़ा है को रसिया। भाई साहब अभी तक कुछ जीत के नहीं है, आगे है सब कुछ। दूसरा, जब अफगानिस्तान में घुसने के बाद उनको ये जो पूरा भाग था, पाकिस्तान वाला भाग और अफगानिस्तान वाला भाग, इसमें मर रहे थे वो। जैसे इंडिया की तरफ घुसे गर्मी शुरू हो गई, इसलिए जलवायु उनके लिए भयानक होती जा रही थी, क्लाइमेट सूट नहीं कर रही, मर रहे हैं वो लोग, दूरी बहुत ज्यादा है, सामना करना पड़ रहा है। उसके सैनिकों ने सिकंदर को कहा या तो वापस चल वरना तेरी टांगे तोड़ेंगे हम। सिकंदर को मारने की धमकी दी, इसलिए सिकंदर यहां से व्यास नदी से वापस चला गया। व्यास नदी से आगे वो आया नहीं। पर इस दौरान पंजाब में अपनी कुछ जातियां उससे हारती है, मालव, सिवी, अर्जुनैन, और वो हार के कहां गए? जब वो वापस जा रहा था, तो अब जो इलाका उसने जीत लिया उसका क्या करे? तो उसने एक काम किया कि मान लो उसने पंजाब में एक किसी राजा को हराया, अपने एक राजा को हराया था उसने, पोरस। किस राजा को? पर वो पोरस से बड़ा राजीवार, उसने कहा पोरस तू रख ले, वापस तू रख ले, पर तू मेरे अंडर है, ध्यान रखना, तू रख इसको। पोरस ने कहा ठीक। या उसने किसी एक राजा को हराया था, आंभी। कौन से राजा को? उसने आंभी को, आंभी तू रख, मेरी तरफ से तू संभाल इसको। कुल मिला के उसने अपना जो पाकिस्तान वाला हिस्सा था ये लगभग अपने वाले लोगों को वापस दे दिया, अपने अंडर में करके उसने वापस दे दिया। पर अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा और अफगानिस्तान से आगे वाला जो हिस्सा है ये उसने अपने लोगों को वापस नहीं दिया, खुद के लोगों को वापस दिया, जो उसके खुद के सेनापति थे उनको दिया। तो अफगानिस्तान वाला कुछ इलाका और ईरान वाला कुछ इलाका था, उसने अपने एक सेनापति को दिया, उस सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर्स। क्या नाम था? फिर ऐसे ऐसे आगे, अफगानिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया वाला, मिस्र वाला, ये सबको अलग अलग वो देता चला गया। किधर गया, कैसे आएगा? वापस उनको देते हुए चला गया। बीच के अंदर वो, या मेसोपोटामिया की तरफ इधर से जब निकल रहा था, बीच में खुद ही मरमुरा गया, खुद ही मर गया, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। अब वो जब खुद ही मर गया तो ये बाकी वाले जो थे ये अपने अपने राजा बन गए, अब वापस उसकी बातें मानने की आवश्यकता नहीं। तो अब इस अफगानिस्तान और जो आगे वाला भाग था इसका राजा कौन बन गया? सेल्यूकस निकेटर के दिमाग में आया कि यार सिकंदर ने तो आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, सिकंदर व्यास से वापस आ गया था, क्यों ना मैं ट्राई करूं, मैं चला जाऊं। फिर सेल्यूकस निकेटर के दिमाग में एक बात और थी, यहां पर अपने पाटलिपुत्र में चेंज हो रहा था सिस्टम। पाटलिपुत्र में जब सिकंदर आया तब राजा था धनानंद। कौन था? और यहां पर अब धनानंद को चेंज करके आ रहा था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन आ रहा था? उसको लगा राज्य भी चेंज हुआ है, नया नया राजा बना है, क्या पता इधर अटैक करे, इस बार थोड़ा मामला सेट बढ़ जाए, इसलिए सेल्यूकस निकेटर वापस भारत की तरफ आक्रमण कर देता है। सेल्यूकस निकेटर जब आक्रमण करता है, चंद्रगुप्त मौर्य जाता है, न केवल सेल्यूकस निकेटर को हराता है, हराने के बाद उसको कहता है तेरी बेटी दे, रिश्तेदारी कर अपने। तो उसकी बेटी से शादी करके आता है, हेलन। क्या नाम था? पहले विदेशी बहू लाने वाला अपना कोई बंदा है तो वो कौन है? और कहा दहेज में अफगानिस्तान चाहिए। दहेज में क्या चाहिए? तो दहेज में क्या लेके आया था? तो दहेज मिले तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा मिले। दहेज में क्या लिया था? पूरा अफगानिस्तान। उसने कहा ये पूरा दो, अफगानिस्तान वाला इलाका दो। तो
अब अफगानिस्तान तक वापस हमारी बाउंड्री, हिंदू कुश से वापस हमारी बाउंड्री शुरू हो जाती है यहां तक। कुल मिला के इन यूनानियों को, जो सेल्यूकस निकेटर के नेतृत्व में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उनको इंडिया की तरफ आने नहीं दिया, उनको यहां से वापस भगा देता है। अब वो सेल्यूकस निकेटर यहां रह गए, अफगानिस्तान के इधर वाले भाग में रह गए, यहां बैठे हैं। अब उसका बेटा पोता पड़पोता सड़पोता यूनानी इधर राज कर रहे हैं, इधर अपने चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे पोते पड़पोते सड़पोते आ रहे हैं। अशोक के बाद वाले राजाओं ने लड़ाइयां बंद कर दी। अशोक शक्तिशाली है, डरा धमका के फिर भी टैक्स ले रहा है, पर राजतंत्र तभी तक चलेंगे जब युद्ध है। और राजतंत्र छोड़िए, मत कहूंगा लोकतंत्र भी तभी तक ही चलेगा जब तक क्या है, युद्ध शांति का हथियार है। आप नहीं लड़ोगे, कोई और लड़ेगा। कई बार जब कोई लोग बात करते हैं प्लीज हमें युद्ध नहीं करने चाहिए, हमें शांति की नीति का पालन करना चाहिए, मुझे बड़े क्यूट लगते हैं, इनके गाल खींच लिए जाएं सबके। टावरों जैसी बात करते हो यार, तुम लड़ाई बंद करोगे, तुमने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे, पाकिस्तान थोड़ी बंद कर रहा है। तुम कह के देखो देखे कि कश्मीर से सेना हटा लेते हैं, हमें युद्ध नहीं करते, पाकिस्तान शाम से पहले पहले कब्जा नहीं करे तो। आप और मैं शांतिपूर्ण तरीके से 7 बजे यहां पर आके बैठते हैं, मैं शाम को 7 बजे आराम से चला जाता हूं, आप आराम से मार्केट चले जाते हैं। उसका एकमात्र कारण है कि आपका और मेरा कोई एक भाई कश्मीर की किसी बाउंड्री पर 24 घंटे खड़ा है। जिस दिन वहां पे खड़ा होना बंद हो जाएगा उस दिन हम सबका जीना आराम है। क्यों खड़ा है? क्योंकि युद्ध कर रहा है वहां पे, इसलिए युद्ध जरूरी है, बिना युद्धों के पार नहीं पड़े। अपने राजस्थानी साहित्य में लिखा हुआ है कि डांगर न घिरे दकालियां से लाठियां खेत उखाड़ी जाए। यदि खेत में पशु घुसे, किसान पेरे लठ लेके दूर से डराता है उनको, यदि भाग जाए तो ठीक है, वरना लठ मारता है। पशु जब बिना लठ मारे नहीं निकले तो मनुष्य तो और दिमाग वाला है, वो तो क्यों ही निकलने का प्रयास करेगा, वो तो साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत आप पे कब्जा करना चाहेगा। और अशोक के बाद में जैसे लड़ाइयां बंद हुई तो कुछ राजाओं ने, जब तक शक्तिशाली राजा रहे तब तक ठीक ठाक मेंटेन करा। अब जो इधर जो बैठे हुए थे, जो यूनानी बैठे हुए थे, उन यूनानियों को पता चला कि अच्छा इतने दिन अपने चुपचाप इसलिए बैठे थे क्योंकि इनसे डर लगता था, पर इन्होंने तो लड़ाई बंद कर दी। अब इनका अंदर चलो, अब यूनानी इंडिया की तरफ आने लग गए। वे यूनानी जो इंडिया की तरफ आने लग गए, उनको हम एक नाम देते हैं इंडो ग्रीक। क्या नाम देते हैं? वे ग्रीक जो इंडिया आ गए थे वो क्या कहलाए, और अब वो इंडो ग्रीक आगे आने लग गए। वो आगे आने लग गए, वो लूटने लग गए, वो यहाँ पे कोई तोड़ा फोड़ी करने लग गए। इन्हीं दिनों यहाँ पर पाटलिपुत्र में एक राजा बना हुआ, उसका नाम है बृहदर्थ। क्या नाम है? और बृहदर्थ के सेनापति ने एक दिन बृहदर्थ को सेना के सामने बुलाया, पूरी सेना खड़ी है, बृहदर्थ को कहा कि राजन बृहदर्थ, हमारी उत्तरी पश्चिमी सीमा पर, हमारी हिंदू कुश की पहाड़ियों पर दुश्मनों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। दुश्मन गाहे बगाए वहां से अंदर घुस जाते हैं, हमारे पवित्र स्थलों को वो लोग तोड़ रहे हैं, हमारे व्यापार को वो लोग लूट रहे हैं, हमारी महिलाओं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए हे राजन आज्ञा दीजिए, आपकी सेना, अक्षोहिणी सेना आपके सामने खड़ी है, जाएंगे, जाके उन विधर्मियों को हम बताएंगे, मल्लेच्छों को हम बताएंगे क्या कर सकते हैं। बृहदर्थ ने कहा ना, प्लीज एक लेटर लिखो उनको, और लेटर लिख के कहो कि हम शांति की नीति का पालन करते हैं, तो तुम्हें भी शांति की नीति का पालन करना चाहिए और हम युद्ध करना। सेनापति ने पुनः कहा कि राजन, लव लेटर से वो लोग मानते हैं जिनका शांति में विश्वास होता है, सामने वाली पार्टी का शांति में कोई विश्वास है, इसलिए प्लीज युद्ध करने चाहिए। बृहदर्थ ने कहा कि नहीं सेनापति, तुम ज्यादा जानते हो कि मैं ज्यादा जानता हूं, और बकवास करता है, मैं जीता करूं, लेटर लिखो उनको। सेनापति ने उस राजा को सेना के सामने काट के फेंक दिया। उस सेनापति का नाम था पुष्यमित्र सुंग। क्या नाम था? और पूरी सेना ने नारे लगा दिए, अमरेंद्र बाहुबली जिंदाबाद। अब एक नया राजा बन रहा था हमारा, उस राजा का नाम क्या था? पुष्यमित्र सुंग। मौर्य काल समाप्त हो रहा था, यहां से एक नया वंश अस्तित्व में आ रहा था, सुंग। कौन सा वंश आ रहा था? अब उस राजा ने, पुष्यमित्र सुंग ने करवाया अश्वमेध यज्ञ। क्या करवाया? जहां जहां तक घोड़ा जाएगा जमीन हमारी है। घोड़ा उधर गया पाकिस्तान साइड में, इंडो ग्रीक बैठे, इंडो ग्रीक ने घोड़े को पुनः पकड़ा। पुष्यमित्र सुंग का पोता लड़ने के लिए जाता है, वसुमित्र। कौन जाता है? इंडो ग्रीक्स को हराता है, उनको सीमाओं से बाहर निकालता है, घोड़े को लेकर आता है। भारत की सीमाएं एक बार पुनः हिंदू कुश की पहाड़ियों को छू रही थी, तो सुंग वापस जाके उसको स्टैब्लिश करते हैं। बीच में मौर्यों के टाइम में ढांचा गड़बड़ हो गया था, पर सुंग स्थायी नहीं रह पाए, सुंग लंबे टाइम तक नहीं रह पाए। सुंगों को हटा के आगे कण्व। कौन आगे? कण्वों को हटा के आगे सातवाहन। कौन आगे? और जब ये प्रक्रिया हिल रही है तो उस वाले साइड में पुष्यमित्र सुंग ने वापस भगाया, लेकिन थोड़े दिनों बाद वापस आ गए। उस साइड में आगे इंडो ग्रीक, कुछ दिनों में मौके का फायदा उठा के उस साइड में आगे शक। कौन आगे? उस साइड में मौके का फायदा उठा के आगे कुषाण। कौन आगे? तो उत्तर पश्चिम में आए हुए इंडो ग्रीक, उत्तर पश्चिम में आए हुए शक, उत्तर पश्चिम में आए हुए कुषाण। अपने इधर नॉर्थ के अंदर क्या चल रहा है? अपने आ रहे हैं सुंग, सुंग के बाद आगे कण्व, कण्वों के बाद आगे सातवां। साउथ इंडिया अलग ही खेल रहा है अपना। साउथ इंडिया में चेर, चोल, पांडे। कौन आ रहे हैं? पूरा भारत विखंडित,
पूरा भारत डिसइंटीग्रेटेड है, किसी एक राजा के कब्जे में भारत नहीं है। अतः न हम उसको शुंग काल कह सकते हैं, न उसको हम सातवाहन काल कह सकते हैं, न उसको इंडो ग्रीक काल कह सकते हैं। हम कहते हैं ये वो काल है जब मौर्यों के बाद भारत टूट गया था, मौर्यों के बाद। इसलिए अशोक कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि।